ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सैटरडे 8 पीएम में मैं मार्गदर्शन प्रोग्राम लाने का वादा किया है आपसे। और मैं चाहूँगा कि इसमें आपको एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के संबंध में जो कुछ भी क्वेरीज, जो कुछ भी चैलेंजेज आता है, वो आप खुलकर हमसे शेयर करें। हम ऑनेस्टली आपको अपने पिछले 32 ईयर्स के एक्सपीरियंस से उसे जवाब देने और समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने तो कोशिश की आज भी आपको लाइव स्ट्रीम देने की, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से मुझे रिकॉर्डेड देना पड़ा। परंतु मैं फिर फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि हमारे और आपके बीच कम से कम इस प्रोग्राम में लाइव कन्वर्सेशन हो। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, कुछ सवाल हैं। हम इस सवाल का जवाब आपको देना चाहेंगे। जैसे एक सवाल आ रहा, पहला सवाल ये है आप कि नमस्कार सर, मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया, थैंक यू। और मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर। सर मेरे सवाल आपसे ये कि मैं ऑप्शनल क्या लूं जो हिंदी मीडियम के लिए स्कोरिंग हो। सर अभी जैसे कुछ सीनियर्स कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का स्कोर गिर रहा है, हिस्ट्री बेस्ट है हिंदी मीडियम के लिए। सर मुझे 2026 का एग्जाम देना है। आपका शुक्रिया सर। इस क्वेश्चन सेगमेंट के लिए आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखो प्रिया, पहली बात तो मैं आपको यह कहूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसमें आप अपना इंटरेस्ट, आप अपने इनसाइट को पहले परखिए। मार्केट में हम पहले भी देखते रहे हैं कि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का सिलेक्शन का बेसिस ये बनाते हैं कि भाई वो मार्केट में पता करते हैं किस में मार्क्स आ रहे हैं, किस में नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स सारे सब्जेक्ट में आ सकते हैं। हिस्ट्री एक एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है, इसमें हमेशा मार्क्स आते रहे हैं, अच्छे अच्छे रैंक से बच्चे आते रहे हैं। और चूंकि ये हिंदी मीडियम का फेवरेट ज़्यादा रहा है, इसलिए हिंदी मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा रहा है। इन इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे सिलेक्ट होते रहे हैं। आपने देखा कि हिस्ट्री से ऑल इंडिया टॉपर भी हुए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई सब्जेक्ट अच्छा है कोई बुरा है। अगर आप ऑनेस्टली कोशिश करोगे तो सारे सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आ सकते हैं। आप पहले अपने इंटरेस्ट को तलाशिए, और अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जरूर रखिए और आपको अच्छे अंक आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, जो जब हम दृढ़ता से कोई निर्णय लेते हैं तो इस तरह की जो अनिश्चय की बेड़ी है खुद कट जाती है। क्योंकि लाइफ में हमेशा एक चयन की समस्या होती है कि मैं यह रास्ता चुनूं कि वह रास्ता चुनूं, यह एग्जाम दूं या वह एग्जाम दूं, मैं अपना यह कैरियर चुनूं या वह कैरियर चुनूं। इसके बीच आपको कोई एक ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा, उस डिसीजन से स्टिक करना पड़ेगा, उसके लिए फिर रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप मोस्ट वेलकम, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको इसका फायदा होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन दूसरा है कि सर नमस्ते सर, मुझे 2 साल से ऊपर हो गए हैं तैयारी करते हुए। इस बार मेरा यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, परंतु मैं इस बार प्री में फेल हो गया हूँ। इस वर्ष का पेपर पिछले वर्षों से आसान था, परंतु मैं सिर्फ 45 प्रश्न ही कर पाया। सर आपसे कुछ सवाल है, एक दोबारा तैयारी कैसे शुरू करूं या अपनी तैयारी करने की शुरुआत नए सिरे से करूं। दूसरा, सर आपके इंस्टीट्यूट से जीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज जो बुकलेट है, क्या उससे हम सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से कवर कर सकते हैं। थर्ड, सर टॉपर और टीचर हमेशा पीवाई की एनालिसिस करने को कहते हैं, आपसे अनुरोध है कि ये एनालिसिस किस प्रकार करें और बता दीजिए। मैं स्टूडेंट्स, आपका नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं है, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाया। देखो, अब आपका प्रश्न है कि दोबारा तैयारी कैसे शुरू करूं या अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करूं। जैसे पिछले वर्ष मतलब इस वर्ष आप प्रीलिम्स फेल कर गए, तो बहुत नेचुरल है, इसमें आप डिमोरलाइज फील मत करिए। कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी इंसान उसे मिस कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में फेल करने की बहुत बड़ी वजह होती है तैयारी का जो
अप्रोच होता है वो प्रैग्मेटिक नहीं होता है। जैसे प्रीलिम्स में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको मेंस कंप्री का प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूं कि मेंस का स्ट्रक्चर बनाइए, उसके अंदर प्रीलिम्स का डेटा रखिए। देखिए, जब मेंस रूपी जाल फेंकते हैं तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसती है। तो होता क्या है कि आपका जो क्लैरिटी ऑफ विजन मेंस से आता है, उससे आपके प्रीलिम्स के अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो क्वेश्चन आपकी कैपेसिटी के अंदर। और अगर आप क्वेश्चन को टारगेट करके प्रिपेयर करते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन को टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं तो बड़ी मुश्किल है। अब रह गई पीवाईक्यू को एनालाइज करने की बात, तो उससे मतलब यह है कि जैसे आप कहीं टेस्ट सीरीज में जाते हो और टेस्ट एग्जामिनेशन देते हो और आप यूपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हो, तो पीवाईक्यू को एनालाइज करने का यह मतलब हुआ कि आप यह पता करने की कोशिश करिए कि आपकी तैयारी का जो डायरेक्शन है वह यूपीएससी के डिमांड के अनुसार चल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी तैयारी एक अलग दिशा में चल देती है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत उस एग्जामिनेशन के अनुकूल नहीं होती है। तो पीवाईक्यू को इसलिए आप एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब है क्वेश्चन बैंक को बार बार पलट कर देखने से आपको पता चल जाएगा इसमें रेंज ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन का डेप्थ क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये एक फायदा होता है। दूसरा फायदा आपने कहा, दूसरा आपने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर आपके इंस्टीट्यूट से जीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज जो बुकलेट है, क्या उससे हम सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से कवर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, बुकलेट बहुत अच्छे बने हैं क्योंकि मैंने खुद उस पर ध्यान दिया है और हमने हमेशा स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के पढ़ने के लिए कहा है। तो बुकलेट भी हमने उसी पैटर्न पर तैयार करवाया, उसका सबका डिजाइनिंग मैंने खुद की है और तब उसके लाइन पर हमने अपने आरएनडी से जो बहुत चुने हुए और बड़े टैलेंटेड लोग थे उनको रख के मैंने काम करवाया है। तो बुकलेट तो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात कहूंगा, कोई भी ऐसा बुकलेट नहीं बन सकता सिर्फ जिस बुकलेट की बदौलत कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई करे। क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो बुक में है वो आपको अपने मस्तिष्क में ला के उसको घुलाना पड़ेगा। जैसे आपने अगर बार बार मेरा स्पीच सुना होगा तो आप मेरा स्लोगन सुनते होंगे, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। बी ए थिंकिंग क्रिएचर से आशा है कि जब तक हमें उन चीजों का एक बड़ा पिक्चर नहीं बनेगा, बुकलेट में जो चीजें हैं दी हुई, अगर अलग अलग स्टूडेंट्स उसको पढ़े तो अलग अलग फायदा उठाएंगे। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, डेटा के रूप में ले रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो आप अपने तैयारी को सबसे पहले मोल्ड करिए। और आपने जो हमसे प्रश्न पूछा कि दोबारा तैयारी कैसे शुरू करूं और अपनी तैयारी की शुरुआत नए सिरे से कैसे करूं, तो आप इंटीग्रेट करके पढ़िए। वाकई में आप हमारा बुकलेट ले सकते हैं या कहीं भी हमारा यूट्यूब का लेक्चर देख सकते हैं। हम उसमें बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि टॉपिक से टॉपिक जोड़कर, चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, आप हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ें, आप जो भी कुछ पढ़ें, उसको स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा दीजिए, वो चीजें हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डियर सर, मैं हार गया, अब बिल्कुल भी मन लगता पढ़ाई में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, आ गई है, क्या करूं मैं। देखो मैं स्टूडेंट्स, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे मोड़ हर इंसान के जीवन में आता है। तो मैं आपको पहली बात कहूंगा, आप हिम्मत मत हारिए, आप सिचुएशन से साहसपूर्वक सामना करिए। अगर सिचुएशन एडवर्स है तो हर आदमी इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि सिचुएशन फेवरेबल हो। लेकिन एडवर्स कंडीशन में, अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। जैसे बाबर बाबर को आप एक इंसान के रूप में लीजिए, कि कितना जीवट इंसान था। 10 इयर्स में उसके फादर का उसकी आंखों के सामने डेथ हो गया। वो खुद भी तुजू के बाबरी में लिखा है कि उसका फादर जो उमर से एक मिर्जा था, एक पक्षी को पकड़ने, एक बर्ड को पकड़ने, शिकार करने पेड़ के ऊपर चढ़ा और किसी एक आर्किटेक्चर था उसके ऊपर उसने अपने पांव रखा। तो उसका क्या हुआ कि वो उसका पांव स्लिप कर गया, वो गिर गया और वहीं उसकी आंखों के सामने उसका डेथ हो गया।
बाबर ने अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं आने दिया, ताकि उसको डर था कहीं मेरी माँ बहुत बेहाल और निढाल न हो जाए इस घटना से। उसके बाद मैं उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा वाकया कहूंगा कि वो बाबर जब अपने फादर के डेथ के बाद जब वो फरगना का शासक होता है, तो ही वॉज टू मच एम्बिशियस। उसकी दिली इच्छा थी कि जो तैमूर लंग की राजधानी रही थी, जिसे आप समरकंद कहते हैं, उस पर कब्जा करो। और समरकंद उसके किसी चाचे के शेयर में था जो हेरात का शासक था। उसने समरकंद को साहसपूर्वक जीता और समरकंद पर कब्जा किया। अब समरकंद पर वो कब्जा करता है 1497 में, और फरगना का भी शासक है और समरकंद का भी शासक है। बाबर के जीवन में बहुत तरक्की होती है। ये बाबर के लिए एक अपने सपने पूरे जैसे करने चीज है। और बाबर जब समरकंद में है तो वो सोचता है कि अपने फैमिली को हम फरगना से समरकंद बुला लें, क्योंकि समरकंद एक बहुत अच्छी जगह थी और वो काफी प्रॉस्पेरस जगह थी। तो समरकंद के पैलेस में वो अपनी फैमिली को रखना चाहता था। तो उसने अपनी फैमिली को बुलाने के लिए संवाद भेजा। और जब उसकी फैमिली उसके कुछ गार्ड्स के साथ आ रही थी, इन द मीन टाइम तभी उसको सूचना मिलती है कि वो उसकी फैमिली अभी समरकंद आने ही वाली है। तो एक दूत उसे आकर खबर करता है कि समरकंद में एक सैवानी खान उजबेक उजबेक एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी था, उसकी सेना घुस चुकी है। इसका मतलब था कि बाबर का समरकंद चला गया, अब बाबर समरकंद पर दोबारा कब्जा नहीं कर सकता। और उसी समय एक दूसरा मैसेंजर उसके पास दौड़ा हुआ आता है कि उसकी फैमिली जहां फरगना से निकली, उसके एक स्टेप ब्रदर, उसके एक सौतेले भाई ने फरगना पर कब्जा कर लिया। तो उसके कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, अधिक से अधिक आप कह सकते हैं, समरकंद और फरगना दोनों उसके पास से चला गया। एंड बाबर नाउ हैज टू कैरी अ बेगिंग बॉल। ये सिचुएशन उसके लाइफ में आ गया। बाबर पहले घुटने पर बैठ गया, नाउ आई हैव बीन फिनिश्ड। लेकिन तभी उसके अंदर से, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, आई एम डिनाइंग द डिफीट। और इसीलिए जब मैं बाबर की जीवनी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है फिर स्क्रैच से शुरू किया, 50 सोल्जर से शुरू किया, और पहले फरगना को जीता, और फिर सफावियों के सहायता से दोबारा समरकंद को जीता। जब सफावी उसके साथ जब अच्छे व्यवहार नहीं करने लगे तो समरकंद को खाली किया। इससे पहले काबुल को जीत चुका था, और काबुल से हिंदुस्तान को जीता, और हिंदुस्तान को जीतकर और तब फिर वो, अब उसका डेथ हुआ। आप भूल जाइए वो हिंदुस्तान का इन्वेडर था, आप एक इंसान के रूप में देखिए कितना जीवट का इंसान वो था। तो जीवन में कई बार एडवर्स कंडीशन आते हैं। जो भी महान बनता है, जो भी सक्सेसफुल होता है, वो अपने एडवर्स कंडीशन का सामना करके बनता है। ओके, तो आप धैर्य रखिए और प्लीज सिचुएशन का सामना करिए। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, हाउ टू मैनेज बिटवीन प्रिपरेशन एंड जॉब्स। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के सामने एक कॉन्स्टेंट है, एक बाध्यता है, एक मजबूरी है। तो टाइम बहुत ज्यादा स्पेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ एक प्लस पॉइंट है, उसको एक जॉब मिली होती है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कॉमन स्टूडेंट से ज्यादा होता है। आप एक काम करिए, बी प्रैग्मेटिक, आप अपने पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके पास आवर्स कम मिल रहे हैं। लेकिन आप इंथुसियाज्म को बनाए रखिए, उत्साह को बनाए रखिए, और उस उत्साह के साथ आप 4 आवर्स भी पढ़ेंगे और सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आप सही डायरेक्शन जरूर खोजिए पढ़ने का, और सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग द वर्किंग प्रोफेशनल आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप हर वर्ष देखिए, अच्छी खासी संख्या उन स्टूडेंट्स की होती है, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल। कोई वर्किंग प्रोफेशनल होना आप वीकनेस नहीं, उसको आप अपनी ताकत बनाइए। ओके, नाम चूंकि नहीं दिया हुआ है तो मैं डिस्क्लोज में नहीं कर पाया, अदरवाइज करता। सर, मेरा क्वेश्चन ऑप्शनल रिलेटेड है। मुझे हिंदी ऑप्शनल भी सही लगता है और हिस्ट्री ऑप्शनल भी, पर मैं चुनूं कैसे? अगर मिस्टेक चुना तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर, मैं इस डायलेमा में फंसा हूं, किसी से पूछे पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आप बता देंगे तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। आई होप सर यू रिप्लाई यू आर अ गुड टीचर। देखो,
ये तो वास्तव में आपको एक चयन तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो आपको स्वयं करना चाहिए अपने ऑप्शनल का। आपको हिस्ट्री में मजा आ रहा है, आपको हिंदी लिटरेचर में भी आ रहा है, तो आप थोड़ा ये पता करें कि दोनों में आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है। मेरा एक बात समझिए, आप ऐसा करिए कि आप पहले जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन शुरू करिए और जीएस के प्रिपरेशन के दरमियान और तब और आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, हिस्ट्री में आपके साथ एक प्लस पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि हिस्ट्री इज हैविंग द कंट्रीब्यूशन टू द जनरल स्टडीज एज वेल, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का इस बार भी जैसे 16 क्वेश्चंस थे और 16 क्वेश्चंस थे तो बियॉन्ड रीच थे। उसमें से आप अगर हिस्ट्री का प्रिपरेशन किए होंगे तो 14 क्वेश्चन आप कर सकते थे, या 2 क्वेश्चन आपका गलत होता। और फिर मेंस में भी आपके फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री कल्चर होता है, और हिस्ट्री कल्चर के नॉलेज से आप इंडियन सोसाइटी का भी क्वेश्चन कुछ कर सकते हो। तो ले दे के 100 मार्क्स का करीब वहां भी आप फायदा उठा सकते हो। तो ये आपके लिए हिस्ट्री में एक प्लस पॉइंट होता है। तो आप देख लीजिए, आप दोनों में इंटरेस्ट अगर बराबर हो तो आप हिस्ट्री रख सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि जनरल स्टडीज में भी आपको कुछ उससे वेटेज मिल जाएगा और अच्छे खासे। दूसरी बात यह है कि देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जनरल स्टडीज में डायरेक्ट तो कंट्रीब्यूशन है, परंतु इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट सही मायने में हिस्ट्री को पढ़ा हुआ हो तो उसको देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे आप इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडिया एंड वर्ल्ड के का जो एरिया है उसका बैकग्राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। और हिस्ट्री से आपका जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से इंटरनेशनल रिलेशन, और इंडियन हिस्ट्री में जो आपका कॉन्टेम्पररी मॉडर्न हिस्ट्री है उससे इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसी प्रकार से आपको नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल मॉडर्न कॉन्टेम्पररी मॉडर्न हिस्ट्री से क्लियर हो जाएगा, और इंटरनेशनल इकोनॉमी का एवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, अगर आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन देखना चाहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्लियर हो जाएगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग देखना चाहें तो आपको कॉन्टेम्पररी इंडियन हिस्ट्री से क्लियर हो जाएगा। तो मतलब इसमें आपको इनडायरेक्ट फायदा भी बहुत है। तो आप इन सबको देख लीजिए, परख लीजिए, पर नहीं हो तो जनरल स्टडीज के क्लासेस को आप कवर कर लीजिए। उसके करने के बाद तब आप डिसाइड करना कि आपको क्या लेना है। ओके। हेलो सर, प्रणाम। इस सीरीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिवीजन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आगे के सब्जेक्ट्स कवर करता हूं तो पुराने टॉपिक्स भूल जाता हूं। सर, आपके कई वीडियोस में मैंने इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच आपके कई वीडियो में मैं इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच की बात सुनी है। क्या आप ये बता सकते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी में किस तरह से अपनी पढ़ाई का अप्रोच रखूं जिससे मेरी रिवीजन और सब्जेक्ट्स का इंटरलिंकेजेस दोनों सही से होता रहे। देखो महसूस, पहले क्या करना है, मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा नारा देता हूँ बी अ थिंकिंग क्रिएचर। क्योंकि देखो, 4 पेपर जनरल स्टडीज का होता है, उसके बाद आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल के क्वेश्चन ऑनर्स के लेवल के होते हैं। इसके अलावा आपका एसे पेपर होता है। तो मतलब है कि इसका इज द लिमिट, मतलब शायद ही कुछ दुनिया की चीजें बच जाती है जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं होता है। ऐसे सिलेबस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड पढ़ेगा तो रियली उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए। 2 इयर्स में उसको कम पड़ जाए। तो मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच जो कहता हूं, मैं कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जैसे मान लीजिए आपके पास ब्रिक्स है और मोर्टार नहीं, जैसे आपके पास ईंटें हो, सीमेंट नहीं। तो जो थिंकिंग, जो आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो सीमेंट का काम करता है। वो आपको पूरा, तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर आपको तैयार करके देता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कभी मेरे वीडियो से ही देख लीजिएगा। जैसे मैंने हिस्ट्री का ही स्ट्रक्चर बनाया है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बनाया है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो जहां जहां आप मुझे स्ट्रक्चर बनाते देखिए, वहां आप उसको फॉलो करिए। आप पढ़ाई शुरू करने से पहले, जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में भी मैंने अपने R&D, बाकी जो टीम वर्क है, टीम टीचर है, उससे भी मैंने उनसे भी मैंने ये बात डिस्कस की। क्योंकि
जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, तो दो फायदा होता है स्ट्रक्चर बनाने से। एक तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो याद ज्यादा होगा और स्मरण आप ज्यादा कर सकते हो। दूसरा फायदा ये होता है कि आप मतलब पढ़ने में रुचि भी होती है। और तीसरा फायदा ये होता है कि आप अधिक समय तक दिमाग में उसको रिटेन कर सकते हो। और जब आप क्वेश्चन लिखने लगोगे तो चूंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई होगी, तो क्वेश्चन अगर वो ट्विस्ट करके भी देंगे तो आप उसका आंसर कर पाओगे। आप एक बार इंटीग्रेटेड करके देखिए, मेरा विश्वास है कि आप जरूर खुश होंगे और जरूर महसूस करेंगे, आप एक बड़ा बदलाव सा महसूस करेंगे। तो अब आज हो गया, आज इतना ही सवाल मुझे करना था। और आप लोग जुड़े रहिए हमसे, कुछ कुछ तरह की क्वेरीज हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और आपको एक माकूल सजेशन दे सके। तो आज यही रुकते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे मार्गदर्शन के क्लास में। थैंक यू वेरी मच।